retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिरेन और उसके बड़े भाई को। ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। जिरेन कहता है, मुझे इस बार भी तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं लाना चाहिए था। तुम हमारे पूरे उसूलों को तोड़ देते हो और यही एक रीज़न है कि मैं तुम्हें अपना भाई बोलना नहीं चाहता। इस वजह से ये दोनों हाथापाई पर तक उतर आते हैं। जिरेन और हारमोनी ये दोनों एक दूसरे से जैसे हाथापाई कर रहे थे। पीरस ये देखकर कहता है, ये लोग ओपन के अंदर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हो। पर ये काफ़ी अच्छा है, कोई इनके बीच में इंटरफेयर करके इन्हें एलिमिनेट कर सकता है। दूसरी तरफ केल को यहाँ पर कॉन्फिडेंस था कि वो काफ़ी सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर सकती है और उसने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया। उसने टोटल 5 या 6 मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यूनिवर्स 6 की नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि यूनिवर्स 6 के किसी भी वॉरियर ने इतने मेंबर्स को एलिमिनेट नहीं किया था। और यहाँ पर केल डिसाइड करती है कि वो इनकी बैटल में इंटरफेयर करेगी और इन दोनों में से किसी एक को तो एलिमिनेट करके रहेगी। अगर बदले में वो एलिमिनेट हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं। के तभी यहाँ पर केल इनकी बैटल में इंटरफेयर करती है और तब वो रियलाइज़ करती है कि हारमोनी ये असल में जिरेन के साथ खेल रहा था और वो एकदम से केल के ऊपर अटैक कर देता है। अब केल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कुछ अटैक्स को डॉज कर पाई, पर जिन अटैक्स को वो डॉज नहीं कर पाए उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर कर दिया था। मतलब कि यहाँ पर हारमोनी की स्ट्रेंथ ये केल से तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और उसके बाद वो उसे एलिमिनेट करने के लिए उस पर अटैक करता है। पर यह अटैक इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड था कि वो केल की जान ही लेगा, क्योंकि केल अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही यूनिवर्स 7 के सेंस ये देखते हैं वो एकदम से अपने मैक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं गोकू, वेजिटा, गोहान की बात कर रहा हूँ। ये तीनों आगे बढ़ते हैं ताकि वो केल को बचा पाए, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सामने भी कुछ अपोनेंट्स थे और काफ़ी हद तक उनकी स्पीड यहाँ पर इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो हारमोनी के उस अटैक को रोक सके। केल एकदम से अपनी आंखों को बंद करती है और ये सोच लेती है कि अगर उसकी डेथ हो भी जाती है तो एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर उसकी सिस्टर को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हारमोनी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बट इन सब के बीच में ब्रोली ठीक केल के सामने आ जाता है और वो जो अटैक है वो सीरियसली ब्रोली को लगता ही नहीं। ब्रोली उस अटैक को कंट्रोल करके उसे एक एनर्जी बॉल बना देता है। ब्रोली केल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर वो एकदम से जिरेन और उसके भाई की तरफ देखता है। जिरेन और उसका भाई काफ़ी सारे अटैक्स को ब्रोली के ऊपर शूट करते हैं, बट ब्रोली इन सारे अटैक्स को डॉज करता है और ये सब वो किसी जोकर की तरह कर रहा था। ब्रोली एक बड़ी चट्टान पर उल्टा खड़ा था और इस पॉइंट पर जिरेन और उसका भाई ये देखकर शॉक था। ब्रोली कहता है, ठीक है, मैंने काफ़ी होल्ड बैक कर लिया, और वो एकदम से एक हैंड साइन बनाता है और इस बार वो एकदम से शॉक होकर कहता है, नहीं एक मिनट, ये पावर तो मे भी यही चीज़ करती है। और इसके बाद वो उसी चट्टान पर सीधा खड़े होने के लिए ऊपर की साइड चले जाता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो जिरेन के साथ और उसके भाई के साथ बस मजाक कर रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था क्योंकि अब ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कि तभी कुछ अजीब होता है कि तभी चिल्लाए एकदम से टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में अचानक से आ जाती है। मतलब कि ब्रोली जहाँ पर खड़ा था वो उसके साइड में आधी ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। वो कहती है तो यहाँ पर जो ग्रेनोला है वो एलिमिनेट हो चुका है और हिट ने उसे एलिमिनेट कर दिया है। कि तभी ब्रोली एकदम से कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो, ये अनबिलीवेबल है। और फिर एकदम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जिरेन और उसका भाई अभी तक ब्रोली को जोकर समझ रहे थे और ब्रोली कहता है, तो ये वैसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ब्रोली उन दोनों के सामने से वैनिश हो जाता है। जैसे ब्रोली वहाँ से वैनिश होता है, चिल्लाए एकदम से ज़मीन में जाने लगती है कि एकदम से जो यहाँ पर हारमोनी था वो उसे टोकता है और कहता है, अब आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम आसमान में कैसे उड़ सकती हो और साथ ही में तुम ज़मीन में कैसे जा सकती हो? इस पॉइंट पर जो चिल्लाए है
वो थोड़ी देर तक बस हार्मोनी की तरफ देखती है और कहती है, एक मिनट, तुम्हें शायद मैंने कहीं देखा है। तुम यूनिवर्स 11 के वही जस्टिस वाले बंदे हो ना, जो जस्टिस तो सर्व करता है पर उसका तरीका काफ़ी बुरा है। इस पॉइंट पर शिलाई कहती है, देखो मैं जो कोई भी हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और टूर्नामेंट ऑफ पावर ये पूरी तरीके से फेयर है। तुम्हें यहाँ पर ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करना है और बस तुम्हें यही काम करना है। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा कहता है, तो पिछले बार से काफ़ी लंबा टाइम बीत गया है। मैं नहीं जानता कि तुमने कितनी ट्रेनिंग की है या फिर तुमने ट्रेनिंग भी की है। तो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो। तो चलो अब एक रीमैच करते हैं। और वेजिटा एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। फिर वेजिटा और टोपो इन दोनों के ही बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है, हम ये जान पाते हैं कि वेजिटा और टोपो ये दोनों पावर्स के एक सेम लेवल पर है। टोपो एकदम से अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। जब टोपो अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तब वो एकदम से सीरियस होता है और कहता है, तो वेजिटा दिखाओ कि आखिर तुमने क्या अचीव किया है। अब वेजिटा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। वो एकदम से पावर अप करता है और अपनी अल्ट्रा ईगो में चले जाता है। उसकी अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वो एकदम से टोपो की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें वाकई में लगा था कि इन 12 यूनिवर्सेस में सिर्फ तुम ही एक हो जो विनाश के शासक बनोगे। सच में? तो चलो अब ज़रा देख ही लेते हैं कि आखिर अल्ट्रा ईगो का प्रोफेशनल यूज़र कौन है, तुम या मैं। इन दोनों के ही बीच एक बैटल स्टार्ट होती है और जब इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है, टूर्नामेंट ऑफ पावर का पूरा एटमॉस्फेयर जैसे चेंज हो जाता है। अब हर जगह पर अल्ट्रा ईगो एनर्जी की घूम रही थी। ये दोनों एक पावर स्ट्रगल कर रहे थे। इन दोनों का पावर स्ट्रगल ये इतना ज़्यादा डेडली था कि अगर कोई मॉडल इनके फाइटिंग एरिया की रेडियस में आ गया तो फिर वो एलिमिनेट हो सकता है, और वो भी सिर्फ एनर्जी की के पार्टिकल्स की वजह से। इस पॉइंट पर जो टोपो है वो एकदम से अपने हाथ को वेजिटा से छुड़ा लेता है और वो वेजिटा को दूर फेंकने की कोशिश करता है, और वेजिटा भी इस पॉइंट पर उसके हाथ को छोड़कर खुद ही दूर चले जाता है। टोपो एकदम से कहता है, तुमने वाकई में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करी है। जब लास्ट टाइम तुमने मुझे हराया था तब नो डाउट तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटल किया था, बट तुम्हारे पास ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की कमी थी। लगता है तुमने उस गैप को क्लियर कर लिया है। ओह, तो इसका ये मतलब है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे बैटल करी थी तब मेरे पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, पर फिर भी मैं तुम्हें एलिमिनेट करने में कामयाब हो गया था, और अब तो मेरे पास अल्ट्रा ईगो भी है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर टोपो एकदम से डिस्ट्रक्शन से बना हकाई अटैक सीधा वेजिटा पर शूट करता है, और वेजिटा इस डिस्ट्रक्शन वाले अटैक को डॉज ना करके उसे एकदम से कंट्रोल करने लगता है। वो उसके काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे सेपरेट अटैक्स बनाकर सीधा टोपो पर ही शूट कर देता है। उसकी एनर्जी उसे ही दे देता है। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जिरेन द ग्रे को। जिरेन एकदम से टोपो के सामने आ जाता है, जिससे कि सारे ही हकाई अटैक, सारे ही डिस्ट्रक्शन अटैक्स ये जिरेन को लगते हैं, और सारे अटैक्स जिरेन को लगने की वजह से टोपो यहाँ पर सेफ था। जिरेन इस पॉइंट पर अपनी पावर्स को अप करता है और अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि मुझे इतने जल्दी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पर अब मैं तैयार हूँ। और फिर गोकू एकदम से वेजिटा के साइड में आ जाता है। गोकू कहता है, तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, जल्दी से अब इन्हें दिखाते हैं कि हमने लास्ट टाइम से कितना ग्रो किया है। दोनों ही पावर अप करने लग जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम ये पूरी तरीके से शेक करने लग जाता है। देखते ही देखते पूरी जगह पर केओस मच जाता है। गोकू की MUI और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो ये पूरी तरह घूम रही थी। कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सी एनर्जी की कितनी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, बट सब ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हिट को, और यहाँ पर जो हिट है उसका मुकाबला होता है एंड्रॉयड 17 से। एंड्रॉयड 17 इस पॉइंट पर अपनी उंगली को आगे करते हुए कहता है, तो चलो आखिर दिखाओ कि तुमने क्या अचीव किया है। हिट एंड्रॉयड 17 को पहचानने में गलती कर बैठता है और वो अपने टाइम स्किप को करता है, पर टाइम स्किप को करने के बाद भी एंड्रॉयड
17 को कुछ भी नहीं होता। कि तभी हिट रियलाइज करता है कि ये बंदा कोई लिविंग बीइंग है ही नहीं, मतलब कि इसके पास ऑर्गन्स है ही नहीं, कोई वीक पॉइंट है ही नहीं जहाँ से इसे ख़त्म किया जा सकता है। मे बी कोई स्विच होगा, बट हिट कुछ मिली सेकेंड्स में उस स्विच को नहीं ढूंढ सकता, और हिट के हाथ इतने भी मजबूत नहीं है कि वो यहाँ पर एंड्रॉयड 17 के उस शेल को तोड़ सके, उस मेटल को तोड़ सके। और यहाँ पर हिट रियलाइज़ करता है कि उसकी बैटल एक काफ़ी टफ ओपोनेंट से हुई है। हिट और एंड्रॉयड 17 ये दोनों बैटल कर ही रहे थे कि एकदम से वहाँ पर आ जाता है हार्मोने, और हार्मोने इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक करने लग जाता है। और इन अटैक को वो दोनों बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पाते और वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इस पॉइंट पर हार्मोने बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर नज़र मारता है और वो देखता है कि ब्रोली ठीक उसकी ही तरफ देख रहा है। इस पॉइंट पर ब्रोली हार्मोनी की तरफ देखता है, बट फिर वो उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि ये कोई बड़ी बात ना हो, और ब्रोली एकदम से केल और बाकी कंटेंडर्स की तरफ देखता है। हार्मोने इस पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट ब्रोली एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट करता है। कि तभी हर किसी को काफ़ी ज़्यादा मैसिव एनर्जी की सेंस होती है। ये जो एनर्जी की थी ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, बट हाँ इसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम को काफ़ी बुरी तरीके से क्रैक कर रहा था। सारे ही यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स उस ऑरा की तरफ पूरी तरीके से फाइटिंग स्टांस बनाए खड़े थे। जिरेन और टोपो इन दोनों की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, और यहाँ पर जो वुल्फ वाला कैंडिडेट है वो कहता है, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम देख लेना पूरी तरीके से यूनिवर्स 7 इस बार फिर बाजी मार लेगा, और इस बारी वो हमें रिवाइव करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि एंड्रॉयड 17 वो एलिमिनेट हो चुका है। तो अभी सारे यूनिवर्सेस को टीम अप करना होगा यूनिवर्स 7 के खिलाफ। इस पॉइंट पर फ्रीजा इस चीज़ को सुन लेता है। उसने एक यार्ड आर्टवासी को अपनी टेल की मदद से पकड़ा हुआ था। फ्रीजा कहता है, तुम लोगों को वाकई में लगता है कि तुम 11 यूनिवर्सेस मिल के भी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो? कोई चांस ही नहीं है। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा इन दोनों के ही आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लीक हो रही थी, और यहाँ पर हार्मोनी को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस है इन दोनों को एलिमिनेट करने का। वो अपनी 100% पावर्स के साथ पूरी तरीके से अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, और हार्मोनी ये ब्लैक फ्रीजा से भी काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अचानक से ब्रोली हार्मोनी के सामने आ जाता है और उसके पंच को अपने एक फिंगर की मदद से रोक लेता है। ब्रोली अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बावजूद वो हार्मोनी को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली कहता है, तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ये कहकर ब्रोली उसे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है, और इस पंच की वजह से हार्मोनी काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिर जाता है पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के एक अलग ही छोर पर। टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे कंटेंडर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो ब्रोली की वजह से शॉक नहीं हुए थे, उनका शॉक होने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि गोकू और वेजिटा इन दोनों ने ही अपने एनर्जी सुसानोस को एक्टिवेट कर लिया है। वेजिटा का सुसानो ये काफ़ी हद तक किसी ओजारू की तरह लगता है, बट गोकू का सुसानो उसकी ही तरह लगता है। अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन दोनों एनर्जी से बने हुए सुसानो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सारे यूनिवर्सेस की तरफ बढ़ रहे थे। गोकू और वेजिटा ये दोनों काफ़ी सारे एनिमीज़ को पूरी तरीके से नॉकडाउन कर देते हैं, और काफ़ी सारों को तो एलिमिनेट ही कर देते हैं, और इस पॉइंट पर काफ़ी सारे यूनिवर्सेस इरेज हो रहे थे। पीरस इस पॉइंट पर स्माइल करता है और कहता है, तुम सबको वाकई में लग रहा था कि तुम यूनिवर्स 7 को हरा सकते हो अपने एक दो वॉरियर्स के साथ। अगर मैं अपने यूनिवर्स के वीकेस्ट कंटेंडर की भी बात कर लूँ तो वो तुम्हारे यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट को अकेले हराने का दम रखता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रीजा को, और उसके सामने हार्मोने था। फ्रीजा ने अपने एक कंटेंडर को एलिमिनेट कर दिया है, और उसके सामने हार्मोने एक ऐसा कैंडिडेट है जो फ्रीजा से फाइट करने के लिए वर्दी है। इस पॉइंट पर फ्रीजा एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है, और हार्मोने फ्रीजा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फ्रीजा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था। फ्रीजा कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो चलो आखिर मैं तुम्हें दिखा दूं कि मैं कौन हूँ। झुको मेरे सामने, मैं हूँ एम्परर फ्रीजा। इस पॉइंट पर जो हार्मोने है वो कहता है, तो वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा? ये कहकर जो हार्मोने है वो फ्रीजा पर अटैक करता है।
फ्रीज़ा और हार्मोने इन दोनों की ही बीच एक कांटे की टक्कर स्टार्ट हो जाती है। हार्मोने कहता है, तुम जैसे मैंने 26 देखे हैं, तुम उन्हीं में से एक हो और काफ़ी जल्द मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। इस पॉइंट पर ये दोनों ही अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर तो नहीं थे और फुल पावर के अंदर नहीं थे कि तभी हार्मोने अपनी पावर को इंक्रीज करता है और कहता है, तुम्हारा पावर लेवल ये सीरियसली पैथेटिक है, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आने के लायक ही नहीं हो। फ्रीज़ा भी सोच लेता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो, आखिर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। फिर फ्रीज़ा एकदम से पावर अप करने के बाद कहता है, तो चलो अब मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ कि आखिर ट्रू पावर क्या होती है। और फ्रीज़ा अपनी ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाता है। फ्रीज़ा और हार्मोने की बैटल ये इतनी ज़्यादा लंबी चलती है कि इस पॉइंट पर जो हार्मोने हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद फ्रीज़ा को एलिमिनेट करने में कामयाब होता है। और जब हार्मोने फ्रीज़ा को एलिमिनेट करता है तब उसे रियलाइजेशन होता है कि पहले 12 यूनिवर्सेस पूरी तरीके से ज़िंदा थे, पर अब इनमें से पूरे 10 यूनिवर्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब वो खुद अकेला कैंडिडेट है, मतलब अकेला वॉरियर है यूनिवर्स 11 का। जिरेन, टोपो सब गए। इसके बाद उसे एकदम से आवाज़ आती है और ये थी कोको की। कोको कहता है, तो मैंने सुना कि तुम स्ट्रांग हो। और इस पॉइंट पर कोको खुद से उसे अपनी एनर्जी देता है। वो इस पॉइंट पर कहता है, तो चलो अब एक ट्रू इवेंट को स्टार्ट करते हैं। और गोकू एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। यूनिवर्स 7 के 2 वॉरियर्स बचे हैं। गोकू ठीक उसके सामने है। ब्रोली को वो देख ही नहीं पा रहा। इस पॉइंट पर जो हार्मोने है और गोकू है ये दोनों रीजनरेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके पास एनर्जी भी लिमिटेड है। पर एकदम से इनके बॉडी पर जितने भी घाव थे वो भरने लगते हैं और यही नहीं, इनकी पूरी की पूरी एनर्जी रिफिल हो जाती है, जैसे कि किसी बीइंग ने इन्हें अपनी एनर्जी दी हो। और इस पॉइंट पर जो हार्मोन है उसके माइंड में एकदम से आता है कि आखिर बैकग्राउंड में ये बॉस म्यूजिक क्यों बज रहा है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो एकदम से सवाल पूछता है कि ब्रोली कहाँ पर है। अगर ब्रोली इनमें इंटरफेयर करे तो ये हार्मोने को काफ़ी ज़्यादा ईजीली टेक डाउन कर सकते हैं और वो भी काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ब्रोली इतनी ज़्यादा प्लानिंग कैसे कर सकता है। मतलब कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में अगर कोई पत्थर भी टूटा है तो वो ब्रोली का प्लान है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी पावर अप्स हुए हैं ब्रोली ने सारे पावर अप्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ब्रोली सीरियसली जानता है कि आखिर कब क्या होगा। ब्रोली ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे ही वॉरियर्स को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर सारे वॉरियर्स को मैनिपुलेट करना ये कोई छोटी बात तो नहीं है, खास करके मॉर्टल्स को, जिनका नेचर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इस पॉइंट पर जो ब्रोली सोचा था, उसने जो प्लान किया था, जैसे सारी चीज़ों को अरेंज किया था, ये कहीं से भी एक प्लानिंग नहीं लग रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट खुद शॉक थे कि आखिर ब्रोली इतनी सारी चीज़ों को इतनी जल्द सीख कैसे गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली टूर्नामेंट ऑफ पावर के एक एरिया में बैठा हुआ था और यहाँ पर कोई भी ब्रोली को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो पत्थरों के ठीक बीच में है। इस पॉइंट पर वहाँ पर एकदम से चीलाई पहुँच जाती है। चीलाई ब्रोली से सवाल पूछती है कि आखिर तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, तुमने तो ये सब पहले ही प्लान कर रखा था। ब्रोली इस पॉइंट पर एकदम से कहता है, नो डाउट मैंने चीज़ों को प्लान कर रखा था, पर जो हार्मोने और गोकू की लड़ाई थी मैंने उसे बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। हार्मोने की जगह पर एक दूसरा कैंडिडेट आने वाला था और मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये एकदम से कैसे आ गया। इसे मैनिपुलेट करना ये सीरियसली हद से ज़्यादा मुश्किल है। इसने मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ने का ठेका ले रखा था। चीलाई एकदम से पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो सवाल पूछती है कि अगर गोकू और उसकी बैटल होती है, हार्मोने की बैटल होती है, तो कौन जीतेगा। ब्रोली इस पॉइंट पर कह देता है कि गोकू का हार्मोने के सामने कोई चांस ही नहीं है। हार्मोने इसकी बैक स्टोरी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जिरेन उसके सामने सीरियसली बच्चा है और गोकू ने हाल ही में जिरेन को सरपास किया है, बट इन लोगों के बीच में पावर का जो गैप है वो कम करने का एक तरीका है। पर मुझे नहीं लगता कि गोकू उस चीज़ को कर सकेगा और वो ये है कि गोकू को कुछ टाइम के लिए म्यूटेंट बनना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूँ, जितनी मैं बैटल करता हूँ मैं उतना स्ट्रांग बनता हूँ। अगर गोकू के पास ये स्ट्रेंथ लग जाती है
तो वो इस बैटल को जीत जाएगा, वरना गोकू 101% हारेगा। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ब्रोली ने ये सब प्लान कैसे किया? ये इतनी ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और ब्रोली ने इसे ऐसे प्लान किया है कि ये सीरियसली अगर कोई पत्थर भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में टूटा है तो वो इसकी प्लानिंग है। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि इसने कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कैसे किया होगा, और ये पॉसिबल है या नहीं। और ऊपर से यहाँ पर काफ़ी सारे अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आखिर ब्रोली ने ऐसा क्यों किया, और अब गोकू और जो अपना जीरन का भाई है, इन दोनों में बैटल हो चुकी है, तो अब कौन जीतेगा? क्या यहाँ पर गोकू लीड ले जाएगा, या फिर हॉर्मोन यहाँ पर गोकू को टेक डाउन कर देगा? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो तुम्हें गलती हुई पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।